हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम यूपी टेट 2021 से रिलेटेड हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिंदी वर्णमाला के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें दोस्तों हम स्वर और व्यंजन की विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। और दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं, वर्ण या अक्षर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि या उसके लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि या उसके लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्ण का अर्थ होता है दोस्तों अक्षर। अक्षर, ठीक है, यानी जिसका क्षरण ना हो, यानी इसका अर्थ होता है दोस्तों अनाशवान, जिसका नाश कभी नहीं होता। अतः वर्ण दोस्तों अखंड मूल ध्वनि का नाम है, जिसका खंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों इसे वर्ण कहा जाता है। आइए देखते हैं, वर्णमाला किसे कहा जाता है। तो दोस्तों वर्णमाला किसी भाषा के मूल ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, किसको? ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। यानी जैसे का के बाद खा ही आता है, का के बाद गा थोड़े ना आता है, इस प्रकार यानी व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, वर्णमाला का विकास दोस्तों अपभ्रंश भाषा से हुआ है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी में वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? 52 होती है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला है दोस्तों स्वर। स्वर किसे कहा जाता है? तो वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है। जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है वह स्वर कहलाते हैं। ठीक है, और दोस्तों उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। ठीक है, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से? आ ई ऊ ऊ री ए ओ औ। इस प्रकार दोस्तों कितने होते हैं? 11। और दोस्तों दो क्या होते हैं? दो होते हैं अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, एक अनुस्वार होता है और क्या होता है? एक विसर्ग होता है। अगला दोस्तों अर्घ स्वर किसे कहा जाता है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग यानी जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय होता है उसे अग्रस्वर कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उसे अग्रस्वर कहा जाता है। ठीक, जैसे ई ए आ ई, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? अग्रस्वर, क्योंकि इनका उच्चारण जीभ के अगले भाग से होता है। और दोस्तों पश्च स्वर किसे कहा जाता है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पीछे का भाग सक्रिय होता है तो उसे पश्च स्वर कहा जाता है। कौन कौन से अक्षर हैं? जैसे ये आ दीर्घ आ हो गया, और ह्रस्व उ, और दीर्घ उ, ओ आओ और आ, ये क्या होते हैं? ये पश्च स्वर होते हैं। ठीक है, और दोस्तों संवृत स्वर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा संवृत है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। संवृत का अर्थ होता है कम खुलना। क्या होता है? कम खुलना, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है उन्हें संवृत स्वर कहा जाता है। जैसे दीर्घ ई और दीर्घ उ, ये क्या है दोस्तों? संवृत। आइए देखते हैं कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। ठीक है, ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो पहला जो भेद है दोस्तों वृत्ताकार स्वर कहलाता है। वृत्ताकार स्वर किन्हें कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आधार गोल हो जाता है। ठीक है, जिनके उच्चारण में यानी जिनको बोलने में हमारे होठों का आकार क्या हो जाता है? गोल हो जाता है, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। जैसे उ ओ और औ, ये क्या है दोस्तों? वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। और दूसरा है हमारा अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर किन्हें कहा जाता है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोल ना होकर एक अन्य आकृति में खुले होते हैं उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहा जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर दोस्तों स्वर के 3 भेद होते हैं।
कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर किन्हें कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है, यानी कम से कम समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ये क्या है दोस्तों? ये ह्रस्व स्वर हैं। अगला देखते हैं, दीर्घ स्वर किन्हें कहा जाता है? ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर दोस्तों किसे कहा जाता है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का या एक मात्रा से अधिक का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। ठीक है, जैसे दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ और औ। इस प्रकार ये दोस्तों क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अगला है दोस्तों हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहा जाता है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहलाता है। ठीक है, वर्तमान समय में दोस्तों इसका प्रचलन नहीं है। ठीक है, जैसे ओम, ओम लिखा जाता था ना ऐसे पहले, अब इस प्रकार हालांकि नहीं लिखा जाता है, लेकिन इसे ही प्लुत स्वर कहा जाता है। ठीक है, आइए अब संक्षिप्त में देख लेते हैं। वृत्ताकार स्वर दोस्तों कौन कौन से हैं? अभी हमने चर्चा किया है, दीर्घ आ, उ, दोनों उ हैं दोस्तों, ह्रस्व और दीर्घ, ओ और औ, ये वृत्ताकार स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। और ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आ, ई, उ, री आते हैं। और दीर्घ के अंतर्गत दोस्तों सभी दीर्घ आते हैं, यानी दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ और औ। ठीक है दोस्तों, मूल स्वर किन्हें कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी टेट में कि निम्न में से मूल स्वर कौन से हैं, और 4 ऑप्शन दे देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये आ, ई, उ और री, ये हमारे क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। ठीक है, और आगत स्वर क्या है? तो दोस्तों ये आ के ऊपर ये चांद बिंदी लगी है, ये क्या कहलाता है? आगत स्वर। और दोस्तों अग्र स्वर किन्हें कहते हैं? तो अग्र स्वर के अंतर्गत हमारे कौन से आते हैं? ये दोनों ई आ जाती हैं, यानी ह्रस्व और दीर्घ ई और ए और आय, ये हमारे अग्र स्वर कहलाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों मध्य स्वर, मध्य स्वर में कौन आता है? तो यहाँ पे ह्रस्व आ हमारा मध्य स्वर कहलाता है। ठीक है, और दोस्तों पश्च स्वर में दीर्घ आ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ओ और आ। ठीक है, ये हमारे पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और दोस्तों संवृत स्वर अभी हमने ऊपर चर्चा किया था। तो संवृत स्वर में दीर्घ उ और दीर्घ ई आते हैं। अर्ध संवृत किन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों ये ह्रस्व ई और ह्रस्व उ, ये हमारे कहलाते हैं अर्ध संवृत। ठीक है, और विव्रत, विव्रत कौन से वर्ण होते हैं? तो यहाँ पे दीर्घ आ, ए और औ, ये हमारे क्या कहलाते हैं? विव्रत कहलाते हैं। ठीक है, और अर्ध विव्रत के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो यहाँ पे ए, आ, ओ और औ, ये हमारे क्या कहलाते हैं? अर्ध विव्रत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और प्लुत स्वर दोस्तों ये ओम, ये लिखा है, ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि व्यंजन किसे कहा जाता है और व्यंजन के कितने भेद होते हैं। आइए देखते हैं। व्यंजन दोस्तों स्वरों की सहायता से बोले जाने वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, यानी जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, व्यंजन दोस्तों विवरण है जिनका उच्चारण स्वयं की सहायता से किया जाता है। ठीक है, किनकी सहायता से? स्वयं की सहायता से किया जाता है। प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर मिलता है। यहाँ पे दोस्तों स्वयं नहीं है, यहाँ पर स्वर है, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। यदि व्यंजन में स्वर को हटा दिया जाए तो वह व्यंजन हलंत युक्त होता है। ठीक है, यानी जो व्यंजन होते हैं दोस्तों उनको स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाता है। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे खा, खा प्लस आ बराबर क्या होता है? खा होता है। यानी अगर दोस्तों खा से हम स्वर को निकाल देंगे तो खा के नीचे हलंत लग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं व्यंजन के भेद कितने होते हैं। तो व्यंजन के भेद दोस्तों उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन।
ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अब दोस्तों स्पर्श व्यंजन किसे कहा जाता है, आइए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, स्पर्श व्यंजन को दोस्तों वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इनका उच्चारण कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ के परस्पर स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पांचों वर्ग के यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग यानी पांचों वर्ग के व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों का, खा, गा, घा और अंगा तक ये हमारा क्या कहलाता है, क वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, क वर्ग कहलाता है। इसी प्रकार चा, छा, जा, झा, इया ये कहलाता है च वर्ग, और ये ट वर्ग, ये त वर्ग और ये प वर्ग। यानी दोस्तों क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के जितने व्यंजन होते हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, का से लेकर माँ तक। ठीक, आइए देखते हैं अब अंतस्थ व्यंजन किन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय भीतर से बाहर की ओर एक शक्ति लगती है। ठीक है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी होती है। ठीक है, कि अर्धस्वर निम्न में से कौन से हैं। तो ध्यान दीजिएगा, या, रा, ला, वा यानी ये चार वर्ण क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन या अर्धस्वर भी इन्हें कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन्हें अल्प प्राण भी कहा जाता है। आगे दोस्तों हम अल्प प्राण की चर्चा करेंगे कि अल्प प्राण किन्हें कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, या और वा यानी ये दो वर्ण क्या कहलाते हैं, अर्धस्वर भी कहलाते हैं। ठीक है, व्यंजन और स्वर के ठीक मध्य स्थित होने के कारण इनका नाम अंतस्थ रखा गया है। ठीक है, क्यों रखा गया है, क्योंकि ये व्यंजन और स्वर के ठीक बीच में स्थित हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन नाम दिया गया है। ठीक, आइए देखते हैं ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। तो दोस्तों इनका उच्चारण घर्षण या रगड़ से उत्पन्न ऊष्म प्राणवायु से होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने से ऊष्मा या गर्मी निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जैसे शा, शा, शा और हा, यानी दोस्तों तीनों शा और हा हमारे क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऊष्म व्यंजन किन्हें कहा जाता है, जिनके उच्चारण में घर्षण या रगड़ से उत्पन्न ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु पहले किसी मुख अवयव से टकराती है फिर रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। जैसे चा, छा, जा, झा और इया, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। आइए देखते हैं अब अगला संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छा, छा हमारा किससे बनता है, का और खा मिलाकर क्या बनता है, छा बनता है, छा छत्री। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों त्रा किससे बनता है, ता और रा को मिलाने से त्रा बनता है। ज्ञा किससे बनता है, जा और इया को मिलाने से जा बनता है। स्रा कैसे बनता है, तो शा और रा से स्रा बनता है। दोस्तों इससे आपके क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। प्रश्न में दे देता है कि छा वर्ण निम्न में से मिलकर बना है, और ऑप्शन में दोस्तों दे देगा तो आपको सही विकल्प का चयन करना होगा। तो ध्यान से देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से व्यंजन मिलके कौन सा व्यंजन बनाते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों आइए देखते हैं कि स्वर तंत्र के कंपन के आधार पर कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गले की सुर तंत्र जब वायु के वेग से कांपकर जब बजने लगती है तब इन सुर तंत्रिकाओं में होने वाला कंपन नाद या गूंज के आधार पर व्यंजनों के दो भेद किए गए हैं। कौन कौन से? सघोष और अघोष। ठीक है, अब सघोष किसे कहा जाता है आइए देखते हैं। तो दोस्तों जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है उन्हें सघोष व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है उन्हें सघोष व्यंजन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा व्यंजन सघोष के अंतर्गत आता है। देख सकते हैं आप, जिससे गा, घा, अंगा, ठीक है, जा, झा, इया, ठीक है, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, आइए देखते हैं अब अघोष व्यंजन कौन से होते हैं। तो दोस्तों अघोष व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न नहीं होती, उसमें गूंज उत्पन्न होती है सघोष में, लेकिन अघोष में गूंज उत्पन्न नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? अघोष व्यंजन कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो प्रत्येक वर्ग का वर्ग कितने होते हैं? जैसे अभी हमने चर्चा किया था, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, 5 वर्ग होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क वर्ग का जैसे पहला और दूसरा, च वर्ग का पहला दूसरा, यानी यहाँ पे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, और यहाँ पे कौन से? तीनों शाह। कौन कौन से? तीनों शाह, शरीफा वाला, खटकोणा वाला और सरौता वाला। ठीक है, यानी तीनों शाह और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर हमारा अघोष कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला है दोस्तों प्रयत्न। प्रयत्न किसे कहा जाता है? तो ध्वनियों को उच्चारण में होने वाले यत्नों को प्रयत्न कहा जाता है। यानी जब हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं और उसके लिए जो यत्न करते हैं यानी प्रयास करते हैं, क्या कहलाता है? प्रयत्न कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों श्वास क्या है? श्वास यानी जब लेते हैं तो क्या कहलाता है? वायु की मात्रा। वायु की मात्रा क्या है? श्वास। यानी इस मात्रा के आधार पर दोस्तों श्वास को 2 वर्गीकरण किया गया है। कौन से? यानी प्रयत्न के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण दोस्तों कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कम मात्रा में निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। ध्यान दीजिएगा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ठीक है, क्या कहलाता है? अल्प प्राण। और कौन से? अंतस्थ वर्ण। अभी हमने बताया था अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? या, वा, रा और ला। ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। यानी पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे दोस्तों पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड ही क्या कहलाएगा? अल्प प्राण। यहाँ पे खा नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, का होगा, गा होगा और अंगा होगा। ठीक है, आइए देखते हैं महाप्राण। महाप्राण के अंतर्गत दोस्तों कौन से व्यंजन आते हैं? तो जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वास्थ्य वायु अधिक मात्रा में लगती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। दोस्तों प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन अभी दोस्तों हमने चर्चा किया था। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? शा, शा, शा और हा, यानी तीनों शा और हा हमारा ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला टॉपिक। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? तो यहाँ पे देखेंगे जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का लगभग मूर्धा को स्पर्श करके झटके से वापस आता है उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है।
ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जीव नहीं है, जीभ है। ठीक है, जीभ का भाग। ठीक है, जीभ का भाग है, यहाँ पे जीभ का भाग, टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। जीभ का भाग मूर्धा को स्पर्श करके झटके से वापस आता है, उसे उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे ट, ठ, ढ, ड और अड़ा। ठीक है, इस प्रकार ये कौन से व्यंजन है? उच्छिप्त व्यंजन। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन से उच्छिप्त व्यंजन हैं। ठीक है, और ऑप्शन में दे देगा कई सारे, आपको वहां से सही विकल्प का चयन करना होगा। आइए देखते हैं शब्द। दोस्तों शब्द की परिभाषा क्या होती है? शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को, किसको? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द संरचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। शब्द दोस्तों संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अब दोस्तों रूढ़ शब्द किन्हें कहा जाता है? तो जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे रात, घर, पुस्तक आदि, यानी इन शब्दों को हम सार्थक खंड में विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए क्या कहलाते हैं? रूढ़। अगला है यौगिक शब्द। तो दोस्तों वे शब्द जिनमें रूढ़ शब्द के अतिरिक्त अन्य रूढ़ शब्द होता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, धन, आलय। तो यहाँ पे दोस्तों आलय क्या है? रूढ़ है, और पुस्तक ये क्या है? ये अन्य रूढ़ है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों पुस्तकालय हो जाएगा। इस प्रकार ये यौगिक कहलाता है। अगला है दोस्तों यौगिक योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? तो जिन यौगिक शब्दों का प्रयोग करके रूढ़ का जिन यौगिक शब्दों का प्रयोग रूढ़ का अर्थ में किया जाता है वह शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पंकज। यहाँ पे दोस्तों पंक, धन, जा, यानी पंक अलग हो गया, इसका अर्थ अलग होता है। ठीक है, यानी पंक माने क्या होता है? कीचड़, और जा यानी जन्मा, यानी कीचड़ में जन्मे वाला कौन क्या कहलाता है? कमल। ठीक है, इस प्रकार यानी इसका अर्थ अलग निकलता है। ठीक, अब देखते हैं दोस्तों व्यंजनों की संख्या। रिवीजन है दोस्तों, यहाँ पे जल्दी से देखिएगा ध्यान से। व्यंजनों की संख्या इस प्रकार है। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन कौन से? या, लावा होते हैं। अर्धस्वर दोस्तों अभी हमने बताया था, या और वाह होते हैं। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? तो दोस्तों रा हमारा लुंठित व्यंजन के अंतर्गत आता है। और दोस्तों ऊष्म संघर्षी व्यंजन, तीनों सा और हा, ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं, या ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। और दोस्तों उच्छिप्त व्यंजन डा और ढा। और पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं? महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं? ला हमारा पार्श्व व्यंजन के अंतर्गत आता है। और नासिक व्यंजन में अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, ये हमारे नासिक व्यंजन यानी अनुनासिक व्यंजन भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनका उच्चारण नासिका से होता है इसलिए। ठीक, और दोस्तों स्वरयंत्री का व्यंजन कौन सा है? स्वरयंत्री व्यंजन हा हमारा स्वरयंत्री व्यंजन के अंतर्गत आता है। और दोस्तों अयोगवाह के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो केवल 2 आते हैं। कौन से? अंग और आहा, ये हमारे दोस्तों अयोगवाह है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आज का हमारे इतना टॉपिक था। आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।